हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गाइडर में। कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल के माध्यम से आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 की अर्थव्यवस्था का चैप्टर नंबर फर्स्ट। आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज का जो वीडियो है वह चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है और इसमें अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण मुद्दे को समझाया जाएगा। ये भी बताया जाएगा कि अर्थव्यवस्था क्या होता है, ये किस तरह से होते हैं, इनका विकास कैसे हुआ, पहले भारत के आज़ादी के पहले इनका अर्थव्यवस्था कैसा था, जब अंग्रेज गुलाम कर रहे थे तो यहाँ पे कैसा था। तो ये सभी वीडियो के अपडेट पाने के लिए आपको चैनल के प्लेलिस्ट पे जाना होगा और यहाँ से आपको एक बटन दिखाई देगा। देखिए, यहाँ से आप ऐसे जाएंगे चैनल के प्लेलिस्ट पे, तो यहाँ पे आपको इस तरह से सभी वीडियो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। देखिए, यहाँ पे आपको सभी तरह के वीडियो मिल जाएंगे। आप यहाँ से जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद आप इस तरह के बटन, देखिए यहाँ पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। यहाँ से पूरे तैयारी हो जाएगा। यहाँ से आप चैनल पे के माध्यम से कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर वीडियो अच्छा लगता है और इसी तरह के अपडेट आपको पाने हैं तो यहाँ पे सब्सक्राइब बटन आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे सब्सक्राइब करना है और यहाँ से बेल आइकन पे ऑल का जो ऑप्शंस आ रहा है इसको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप चैनल का एक मेंबर बन जाएंगे और किसी भी तरह के वीडियो यहाँ पे अपलोड किया जाएगा तो आप लोगों के पास आसानी से पहुँच जाएगा, जिससे आप अच्छे तरीके से इसका तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग समझते हैं, आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। तो चलिए आज के सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो यहाँ से हम आपको समझाने की शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का क्या इतिहास रहा होगा, ये किस तरह से इसका समय रहा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ से कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप कोई एक दिन की संरचना नहीं है, इसकी मूल सूत्र की जड़ें काफी गहरी है। 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी से पहले लगभग 200 वर्षों तक भारत अंग्रेजी शासन का गुलाम था। चलिए हम आपको समझाते हैं कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था, पहले अर्थव्यवस्था समझते हैं। अर्थव्यवस्था क्या होता है? अर्थव्यवस्था एक ऐसी चीज है जिसमें हम लोग मुद्रा, पैसे से लेन देन, पैसे की बात करते हैं और यहाँ से हर चीज को पैसे से कंपेयर किया जाता है। इसमें क्या होता है कि भारत का जो अर्थव्यवस्था की बात करें, इसकी संरचना ये कोई आज की नहीं है, कोई एक दिन की नहीं है। आज से बहुत समय पहले जब भारत गुलाम था, अंग्रेजों के प्रति उपनिवेश रहा, 15 अगस्त 1947 से पहले 200 वर्षों तक आपको पता होगा कि भारत पे अंग्रेजी शासन रहा, अंग्रेजी हुकूमत यहाँ पे रहा। तो भारत जिस समय सोने की चिड़िया कही जाती थी, उस समय के बाद जब अंग्रेजी शासन यहाँ एंट्री ले लेता भारत में, जब यह 1600 के बाद से, तो यहाँ पे यह सोने की चिड़िया को इतना भरपूर शोषण किया, इतना जमकर लूटा कि जिसके कारण भारत में आर्थिक विकास की गति मंदी या नगन हो गई। मतलब न के बराबर यहाँ हो गई, विकास की कोई गति ही नहीं रही, क्योंकि जो अंग्रेज थे ना, यहाँ से लूट कर ले जाने की कोशिश करने लगे। कोशिश का यहाँ से ले जाया भी जा गया। जो भारत की सोने की चिड़िया थी अब वह धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थी और इतने कैटेगरी देखने को मिल रहे थे। आजादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, सांस्कृतिक उत्थान कर दुनिया की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करना हमारे नीति निर्धारकों के समक्ष चुनौती थी। जब आज़ादी भारत को मिली थी उस समय भारतीय जो अर्थव्यवस्था के लोग थे, जो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, सांस्कृतिक का उत्थान करना चाहते थे, उन लोगों के सामने एक बहुत बड़ा मतलब संकट उभर कर सामने आया कि वह किस तरीके से यहाँ का विकास किया जाए, किस तरह से यहाँ का जो अर्थव्यवस्था उसको क्लियर किया जाए, किस तरह से यहाँ के जो अर्थव्यवस्था है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो ये सभी उन लोगों के पास चुनौतियाँ आई, लेकिन फिर धीमे धीमे आगे प्रोसेस होते गया और आज अर्थव्यवस्था हम लोगों का किस कंडीशन में आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इस अध्याय में अर्थव्यवस्था का हम लोग परिचय देखेंगे, उसका विकास देखेंगे, विकास की माप देखेंगे, किस तरह से इसका माप है, क्या इसका सूचकांक रहा, बिहार के विकास की स्थिति क्या रहा, देश के आर्थिक विकास में बिहार के आर्थिक विकास की क्या भूमिका रही, मूलभूत आवश्यकताएं क्या क्या हुई। तो ये सभी यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रकाश डालते हैं अर्थव्यवस्था का परिचय। सबसे पहले समझते हैं अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि उपनिवेश, भारत उपनिवेश रहा था किसी दूसरे देश का, यानी कह सकते हैं ब्रिटेन का, जो अंग्रेज थे। उपनिवेश, आइए समझते हैं, जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है, जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं राजनीतिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण शासक देश का होता है, तो ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है।
आप इसको ऐसे याद रखें कि मान ले कोई यहाँ पे एक व्यक्ति राम है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई व्यक्ति राम है और वह किसी व्यक्ति श्याम से वह गुलाम है। तो जो श्याम व्यक्ति है उसके साथ जो उसके पे बर्ताव करेगा या जो उसके शासक नियंत्रण है वह जैसे उसको चाहे यूज कर सकता है। तो इस कंडीशन में जो राम होगा ना वह श्याम का गुलाम होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देश की बात करा गया है कि कोई भी देश बड़े समृद्धशाली यानी बड़े राज के बड़े देश के अंतर्गत वह गुलाम रहता है या उसके शासन अंतर्गत रहता है वहां पे, और वहां की जो भी आर्थिक एवं व्यवसायिक कार्य है वो उसके निर्देशन में होता है, तो ऐसे देश को उपनिवेश देश कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको उपनिवेश समझ में आया होगा। अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई थी, आप लोग ध्यान रखेंगे, अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई थी जिसका नाम था फूट डालो और शासन करो। देख सकते हैं आप लोग, इन्होंने नीति लगाई थी कि यहाँ पे फूट डालो, एक दूसरे के बीच में लड़ाई करवा दो और यहाँ पे भारत अपना दास बनकर रह जाएगा और भारत पे हम लोग गुलाम आसानी से कर सकते हैं। तो ये सभी अंग्रेजों की नीति थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ से। अब हम लोग समझते हैं कि अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ रहा। तो आपने यहाँ से देखा कि क्या इसका परिचय रहा, किस तरह से जो दूसरे देश थे यहाँ के अर्थव्यवस्था को लूटना चाह रहे थे और किस तरह से यहाँ पे कंडीशन बन रही थी। आगे की ओर बढ़े तो कहता है कि अर्थव्यवस्था का अर्थ। आइए समझ लेते हैं कि क्या अर्थव्यवस्था का अर्थ है। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है, यहाँ पे याद आ गया, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यह ढांचा होगा। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। जैसे कृषि की जा सकती है, उद्योग किया जा सकता है, व्यापार किया जा सकता है, बैंकिंग किया जा सकता है, बीमा किया जा सकता है, परिवहन तथा संचार, ये सभी किया जाता है। यह एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत होता है। अर्थव्यवस्था को ऐसे देखें तो इसके दो कार्य प्रमुख होते हैं जो इस प्रकार संपादित होते हैं। आइए दोनों को हम लोग आसानी से देख लेते हैं। फर्स्ट जो स्टेप आपको देखने को मिलेगा वह कहता है कि लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, लोगों की जो आवश्यकता है उसकी संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। यह कौन करती है? तो ये अर्थव्यवस्था करती है। और सेकंड स्टेप में कहा गया कि लोगों को रोजगार का अवसर भी प्रदान करती है। जो अर्थव्यवस्था, जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझे, अगर आपके पास 200 रुपये है तो आप यहाँ से कोई भी व्यापार करना चाहते हैं, इसका मतलब आपके पास अर्थव्यवस्था या पूंजी है तो आप व्यापार कर सकते हो। अगर आपके पास अर्थव्यवस्था कमजोर रहा, आपके पास अर्थव्यवस्था में स्थिति दयनीय रही, तो क्या आप व्यापार कर सकते हो? क्या किसी को रोजगार दे सकते हो? क्या वस्तुओं एवं सेवा का उत्पादन कर सकते हो? नहीं ना। तो यही चीज यहाँ से कहा गया कि इसके दो प्रमुख कार्य होते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि कुछ अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से परिभाषित किया है। तो आप यहाँ से अच्छे से डिटेल से देखेंगे तो उम्मीद है आपको यह सीरीज बहुत पसंद आ रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और जो भी आपका क्वेरी रहता है, जो भी आपको किसी तरह की समस्या होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बुक से आपको समझाने की कोशिश करते हैं जो इसका बुक रहा है। पहले हमने आप लोगों को यह भी समझाया कि अर्थव्यवस्था में क्या इसका विकास रहा, किस तरह से। हमने ये भी बताया कि आज़ादी से पहले यहाँ 200 सालों तक अंग्रेजों ने शासन किया। तो ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। हमने अर्थव्यवस्था का भी परिचय आपसे करा दिया कि किस तरह से हुआ, कितने यहाँ पे गरीबी था, कितने अंधविश्वास थे। तो ये सभी पॉइंट्स हमने आपको समझा दिया। हमने ये भी आपको बताया कि अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है। तो आइए अब हम लोग जो देखेंगे वे अर्थशास्त्रियों के अनुसार देखेंगे। तो सबसे पहला जो आपके साथ पॉइंट्स आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ से, आर्थर लेविस के अनुसार। देखिए आर्थर लेविस क्या कहते हैं कि अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होता है कि अर्थव्यवस्था एक वैसे चीज है जो अपने देश के हित में, जो अपने देश के लिए कुछ करता है और उनकी मानवीय जो आवश्यकताएं उनकी पूर्ति के लिए वह क्या करता है, जो उसके पास संसाधन होता है उसको वह क्या करता है, प्रयोग में लाता है। तो ये सभी पॉइंट्स आप यहाँ से देख सकते हैं। ये कौन कहें? ये आर्थर लेविस जी कहें। अगला जो हम लोग देखेंगे, ये ब्राउन साहब क्या कहते हैं कि ब्राउन के अनुसार यहाँ से अर्थव्यवस्था सामाजिक जीवन अर्जन की एक प्रणाली है। आप देख सकते हैं, इनको नोट भी करेंगे आप लोग, वीडियो पॉज कर करके आपको नोट भी करने हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। ठीक है ना, आपको यहाँ से देखने हैं। तो आपको किस तरह से यहाँ से देखने हैं, देख सकते हैं आप लोग यहाँ से कि ये किस तरह से यहाँ पे
अर्थव्यवस्था को परिभाषित किए ब्राउन साहब ने। दूसरे शब्दों में कहें तो अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपने आजीविका चलाते हैं। ये कौन कहे तो ये ब्राउन साहब जी कहे, आप देख सकते हैं इसको। आगे संक्षेप में कहें तो अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। आप ध्यान रखेंगे, ये सभी को आप पॉइंट बाय पॉइंट करके लिख लेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। और अगर इस सब का पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। आपको किस तरह से पीडीएफ चाहिए आप वहां पे कमेंट कर सकते हो। इसी प्रकार बिहार की अर्थव्यवस्था का अर्थ बिहार वासियों के संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से है, जिसके आधार पर बिहार वासियों की मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए बिहार के संसाधन का प्रयोग किया जा सकता है। यानी किस तरह से बिहार वासी या किसी भी राज्य का या किसी भी देश का अर्थव्यवस्था यह बताता है कि वहाँ के जो लोग हैं वह किस तरह से संसाधनों का उपयोग करने, किस तरह से उनका दोहन कर रहे हैं। तो ये सभी पॉइंट्स वहाँ के रहने वाले लोगों पर निर्भर करता हुए किस तरह से आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, अपने अर्थव्यवस्था को सुधारने चाहते हैं। तो उम्मीद है ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था के संरचना एवं ढांचा। क्या इसका संरचना ना स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी देखेंगे। तो अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों के में विभाजन से, यानी अर्थव्यवस्था संरचना या ढांचा आप कैसे बनाएगा तो वह जिस क्षेत्र में अपना उत्पादन करेगा किस तरीके से वह कर रहा है और कौन से क्षेत्र के अंतर्गत वह आता है, तो ये सभी उसके ऊपर डिपेंड है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए आगे की ओर बढ़े तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था की संरचना वहाँ के विभिन्न क्षेत्रों से है, जिनमें आप देख सकते हैं कि इनको मोटे तौर पे इनको बांटा जाए अर्थव्यवस्था के आधार पर, संरचना के आधार पर, तो इनको 3 क्षेत्र बांटा जा सकता है। एक तो प्राथमिक क्षेत्र बांटा जा सकता है, दूसरा जो बांटा जा सकता है द्वितीयक क्षेत्र जिसको सेकेंडरी सेक्टर भी कहा जाता है, और थर्ड में आपको बांटा जा सकता है तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं डिटेल से, और यहाँ पे बताएगा कि ये सभी कृषि के अंतर्गत आएंगे, कोई व्यापार के अंतर्गत आएगा, कोई बैंकिंग के अंतर्गत आएगा, बीमा के अंतर्गत आएगा, परिवहन के अंतर्गत आएगा और संचार, ये सभी के अंतर्गत ये सभी पॉइंट्स आने वाले हैं। तो उम्मीद है आपके लिए आज का सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट। सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें। आगे बढ़िए तो देखिए यहाँ से कहता है ना कि अर्थव्यवस्था हमारी जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना के 3 रूपों में बांटा जा सकता है, जिनमें आप देख सकते हैं एक तो प्राथमिक क्षेत्र हमने बताया आपको, सेकंड द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं आपको ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले जो भी आप कच्चा आइटम कह सकते, कच्चा सामान जो उपयोग में लाए जाएंगे, जैसे कृषि हो गए, पशुपालन हो गए, वन हो गए, मछली पालन हो गए, ये सभी जो आएंगे ये सभी कृषि से संबंधित आएंगे, ठीक है ना। और ये सभी जो आएंगे वे तृतीयक क्षेत्र न करके या प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे, जैसा कि आपको यहाँ से स्लाइड्स में दिखाई दे रहा है। सेकंड में जो आपको बताया गया वह द्वितीयक क्षेत्र बताया गया। तो द्वितीयक क्षेत्र में कौन कौन से आएंगे, इसमें उद्योग आ जाएंगे, इसमें निर्माण आ जाएंगे, गैस एवं बिजली आ जाएंगे, यानी कह सकते हैं इसमें ज़्यादातर सरकार के हिस्सा वाले जो पॉइंट्स आ जाएंगे वे सभी बैंकिंग क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र में आएंगे। और उद्योग में बात करें तो उद्योग में 3 तरह के उद्योग होंगे, एक तो कुटीर होगा, एक लघु होगा और एक मध्यम और बड़े होंगे। तो ये 4 तरीकों से आपको देखने को मिला ये कुटीर उद्योग में। और यहाँ पे आगे बढ़े तो अब तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन से आ जाएंगे, तो आप लोग ध्यान रखेंगे तृतीयक क्षेत्र में जो बैंक से रिलेटेड आएगा, जो वित्त से रिलेटेड आएगा वह इसमें आ जाएगा। तो सबसे पहले बैंक आ जाएगा, परिवहन आ जाएगा, संचार आ जाएगा, व्यापार आ जाएगा और अन्य सेवाएं। यानी इसमें बात करें तो इनमें जो भी सरकारी सेक्टर आएंगे, तृतीयक क्षेत्र में जो भी सरकारी सेक्टर आएंगे ये सभी आ जाएंगे तृतीयक क्षेत्र में। तो आप ध्यान रखेंगे जो किसान से संबंधित पहला पॉइंट्स आ जाएंगे, जो किसान से संबंधित पहला पॉइंट्स आ जाएंगे वह कौन से में आ जाएंगे, ध्यान दे रहे होंगे आप लोग। जो किसान से रिलेटेड पहला, किसान या आम जनता से रिलेटेड। सेकंड में क्या आ जाएगा, उद्योग से रिलेटेड, यानी उद्योगपतियों से, कारखानों से रिलेटेड। थर्ड में सरकार से रिलेटेड। तो आप पहले जनता ऐसे याद रखें, पहले जनता, जनता के बाद क्या होंगे, नेता, और नेता के बाद सरकार, ऐसे याद रखें तो आपको याद रहेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र।
प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आएंगे, कौन से अंतर्गत इसमें आएंगे, तो आप ध्यान रखेंगे। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आ जाएंगे कि इस क्षेत्र में कृषि, अभी हमने आपको ऊपर समझाया था, तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आ जाएंगे और इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी आप परिभाषा के तौर पर इसे देख सकते हैं। द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है, इसके अंतर्गत खनिज आ जाएगा, व्यवसाय आ जाएगा, निर्माण आ जाएगा। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा आ जाएंगे, सेवा क्षेत्र भी आ जाएंगे। ध्यान दे रहे होंगे आप लोग, उम्मीद है। करें तो तृतीय क्षेत्र में आप लोग देख रहे हैं कि इसके क्षेत्र के अंतर्गत कौन से आ जाएंगे, तो इसके अंतर्गत सेवा आ जाएंगे। इसके अंतर्गत जैसे बात करें बैंक, तो आप लोग हम लोगों की यह सेवा करता है, बीमा भी सेवा करता है, परिवहन भी सेवा करता है, संचार भी और व्यापार भी। तो ये सभी क्रियाएं जिसमें शामिल हो जाएंगी, तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग तृतीय क्षेत्र कहते हैं। और ये भी जाने कि ये जो क्रियाएं तृतीय क्षेत्र होती है, वे प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों की क्रियाओं को सहायता प्रदान करता है। यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो भी किसान को प्रॉब्लम हो या कोई भी वित्त लेना है, तो वह कहाँ से लेगा, बैंक से ही लेगा ना। और द्वितीय क्षेत्र में जो उद्योग आपको बनाने हैं, किसी तरह के कारखाने स्थापित करने हैं, तो आपके पास अगर सोर्स नहीं है, पैसे नहीं है, तो आप कहाँ से लोन ले सकते हो, तो आप बैंक से ले सकते हो। तो ये सभी बैंकिंग, परिवहन, संचार, व्यापार जो भी सम्मिलित होंगे, ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। अब हम लोग राष्ट्रीय आय में समझेंगे कि राष्ट्रीय आय में इन तीनों किस तरह से योगदान देते हैं। कृषि किस तरह से योगदान देता है, व्यापार किस तरह से देता है, बैंक किस तरह से देता है, फिर उसके बाद उद्योग किस तरह से देता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो प्राथमिक क्षेत्र है 1901 के अनुसार यहाँ पे बताया गया कि प्राथमिक जो क्षेत्र था 1901 में 63.6%, 63.6 यहाँ पे अपना योगदान देता था। उसके बाद हम 1947 की बात करें तो ये 58.7 प्राथमिक क्षेत्र में कमी आ गया, और इसके कारण से यह अपने जो योगदान रहा उसमें इसने अपना योगदान को कम कर दिया, आप देख सकते हो यहाँ से। फिर उसके बाद आगे की हम लोग बात करें तो उसके बाद 2007 में जो अपना इसने बढ़ा दिया और 22.0 कर दिया। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो 1901 में इसने 12.7% योगदान दिया, और 1947 में यह कितना दिया, 14.3, और 2007 में बढ़कर 22.0 हो गया। तृतीय क्षेत्र की बात करें तो ये राष्ट्रीय आय में 23.3% का योगदान दिया, और वही 1947 में यह 27 दिया, और उसके बाद 2007 में 56% देना शुरू हुआ। तो आप लोग देख रहे हैं जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आते गया, न्यू व्यवस्था आने शुरू हो गए, तो यहाँ से सभी का योगदान, प्राथमिक क्षेत्र का भी, द्वितीय क्षेत्र का भी और तृतीय क्षेत्र का भी, सभी का अपना अपना योगदान बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ से आगे की पॉइंट्स में देखिए तो यहाँ से आपको पूरे डिटेल में समझाया गया। अब आइए हम लोग समझते हैं कि अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने प्रकार से होते हैं, ये सभी को आप यहाँ से डिटेल में देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको जो देखने हैं वह पूंजी अर्थव्यवस्था को देखने हैं, किस तरह से पूंजी अर्थव्यवस्था, जिसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहा जाता है। तो पूंजी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। यानी पूंजी अगर आपके पास होगी तो आप व्यापार करोगे, कोई साधन बनाओगे, तो यानी यही चीज है पूंजीवादी, ये आम व्यक्तियों के पास, निजी व्यक्तियों के पास होता है, और जो इसका उपयोग अपने लाभ के लिए करते हैं। जैसे मान लो आपके पास 200 रुपए है और 200 रुपया को कोई भी वस्तु आपने खरीदा और उसको 400 रुपया में बेचने की कोशिश करें, तो यहां से आपको लाभ हुआ, और ये जो 200 रुपया आपके पास था ये आपकी निजी पूंजी थी। तो यही चीज कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे ऑस्ट्रेलिया अपने देश के लिए कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, जापान कर रहा है, भारत कर रहा है। तो ये सभी पॉइंट्स आप देख सकते हैं। और ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि इन तीनों देशों के पास, आप देख सकते हैं इन तीनों देशों के पास जो अर्थव्यवस्था आपको देखने को मिलेंगे, इन तीनों देशों के पास आप यहां से देख सकते हैं, यहां से ये तीनों अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों के पास पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। भारत के पास बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखना है आपको, ये भारत के पास नहीं है अर्थव्यवस्था। ये जो आपको देखने को मिलेंगे ये कहाँ मिलेंगे, ये जो आपको मिलेंगे ये आपको मिलेंगे अर्थव्यवस्था अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया में। अगर समाजी अर्थव्यवस्था की बात करें तो समाजवादी जो अर्थव्यवस्था आपको देखने को मिलेंगे, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश के सरकार के पास होती है। यानी यहाँ पे जो इसका संचालन करेगी वह कौन करेगी, स्वामित्व का संचालन देश की सरकार करेगी, और जिसका उपयोग समाज कल्याण के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर एग्जाम्पल के रूप में हम लोग यहाँ से समझे तो यहाँ से मान लीजिए इस जगह पे पेट्रोल है या किसी भी तरह की खनिज है, ठीक है ना, इस पे
कोई सरकार है, मान लीजिए यहाँ पे यह सरकार है और ये सरकार इसके साथ क्या करती है, ये जो भी इसके पास आइटम इस जगह से निकल रहा है इसको अपने कब्जे में कर लेती है और इसके बाद पूरे भारत के लिए, पूरे देश के लिए यह उपयोग करती है। उपयोग करने के साथ यहाँ का जो भी आवश्यकता है, जो भी चीज़ें मार्केट में जैसे कहीं पे रोड बनाने, सड़क बनाने, उन सभी के लिए यह पैसा को उपयोग करती है। तो ऐसे जो अर्थव्यवस्था कहलाएंगे, ये कौन से अर्थव्यवस्था कहलाएंगे, सामाजिक। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं चीन, क्यूबा आदि देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। इन दो देशों के पास क्या समाजवादी अर्थव्यवस्था है। विगत वर्षों में भूमंडलीकरण एवं उदारीकरण के कारण समाजवादी व्यवस्था का, अर्थव्यवस्था का जो है वह रूप बदलना शुरू हो गया है। अगला जो आप यहाँ से देखेंगे वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है और मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अथवा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होता है जिसमें अर्थव्यवस्था पूंजी भी मिला हो और समाजवादी भी मिला हो। तो ऐसे अर्थव्यवस्था को हम लोग कौन से कहेंगे, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था आपको जहां तक देखने की बात करें तो यह भारत में आपको देखने को उचित मात्रा में मिलेगा और आपके लिए यह ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न बनता है कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे भारत एक ऐसा देश है जहां मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी के साथ साथ समाजवादी के बीच का यह रास्ता है। अगला दिन हम लोग पढ़ेंगे समाज अर्थव्यवस्था का विकास। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह के वीडियो का अपडेट पाने के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।